Hello and welcome. Today, in this episode, you are going to know about breathing. Yes, breathing, as all of you know, is the vital part, essential part for all living creatures. And in today's session, we are going to explore something about breathing that can enhance as well as transform our life. So let's get started. When we talk about breathing, let me tell you, it's the essential part because of which all the creature on this earth, be it small or big, they exist. And in this session, I'm going to use hybrid language. That means I'll use Hindi as well as English for a better understanding. Just few days back, it was International Yoga Day. And do you know, our land is the land of yogis. And from there came the wisdom of yoga. And it went to the Western countries. And now the Western audience is making use of it. And we are getting influenced by the Western things. And they are influenced by the Eastern side, that is India. They are adapting the yogic way of living as well as they are learning Sanskrit language to enhance themselves. कुछ ही दिन पहले हमने इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेट किया था और योगा दिवस सेलिब्रेट करने का मेन मुद्दा ये था कि हम इंडियंस भी योगा को जाने। ये आज का ज्ञान नहीं है, ये सदियों पुराना ज्ञान है जिसको मोदी जी, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वापस से ये विजडम इग्नाइट करने की एक पहल की है और उन्होंने अनाउंस किया है कि 21 जून विल बी द इंटरनेशनल योगा डे। बट क्या कभी भी आपने ये सोचा है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों थी? हमारी भूमि जो है, इंडिया की जो भूमि है, वो काफी रिच है। इसे संतों की भूमि कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाए तो इसे रेफर किया जाता है एज द लैंड ऑफ सेंट्स। तो आज के एपिसोड में मैं आप सबके सामने एक विजडम शेयर करूंगी जो कि बेस्ड है योगिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग। और ये मैंने लर्न किया है एक किताब पढ़ने के बाद जिसका टाइटल है द साइंस ऑफ ब्रेथ, द योगी साइंस ऑफ ब्रेथ। और ये किताब 1903 में लिखी गई थी बाई स्वामी रामाचक्र। और आपको बता दूं कि उन्होंने ये किताब हम इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं लिखा था। आपको जान के ताजुब होगा कि 1903 में, आई थिंक 100 इयर्स बैक, उन्होंने एक किताब वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखा था, अंग्रेजों के लिए लिखा था, ताकि उनको ये क्लैरिटी मिले कि ये साइंस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बहुत एसेंशियल है। तो चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या ज्ञान उन्होंने इस किताब में दिया था और क्यों इस किताब को जानना और समझना हम इंडियंस को जरूरी है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इस किताब की विजडम को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए, मैं अपॉर्चुनिटी चाहूंगी कि मैं अभी अपनी एक प्रेजेंटेशन शेयर करूं जिससे थोड़ा आप लोगों को हेल्प मिलेगा और थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कि ये बुक में क्या क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, बहुत अच्छे से विजिबल है। जैसा कि आप टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इंडियन योगी एंड द साइंस ऑफ ब्रेथ। और यह किताब मेंशन करती है द हिडन विजडम ऑफ इंडियन योगीज। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इंडिया को लैंड ऑफ सेंट्स की तरह रेफर किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है हिडन विजडम ऑफ इंडियन योगीज। कई बार हम ऐसे योगीज को देखते हैं इंडिया में और यही एक उनका अपीयरेंस होता है जो कि हम कैरी करते हैं। योगी जनरली देखने में ऐसे ही होते हैं और ये ऐसा गेटअप लेके इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जिसका कोई ना कोई माइथोलॉजिकल एज वेल एज रिलीजियस कनेक्शन है, ऐसी जगह पे जैसे बनारस हो गया या जैसे चार धाम हुआ, ऐसी जगहों पे
ऑफन आपको ऐसे इंडियन योगीज दिख जाएंगे, पर आप इनको देख के क्या फील करते हैं नहीं पता, बट फॉरेनर्स कुछ अच्छा फील नहीं करते थे। बट यही एक प्रयत्न किया स्वामी रामचक्र ने कि ऐसे दिखने वाले योगी जो कि थोड़े अजीब से दिखते थे, इनके अंदर भी कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ था। ये देखिए, ये बुक की कवर है और यहाँ पे टाइटल मेंशन किया गया है, द हिंदू योगी, द साइंस ऑफ ब्रेथ। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, साइंस ऑफ दिस, साइंस ऑफ दैट, बट साइंस ऑफ ब्रेथ इज द बेसिक थिंग। ब्रेथ के कारण ही हम एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे। तो क्या यह एक इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है जो कि जानना जरूरी है कि सांस लेने के पीछे क्या साइंस हो सकती है? और यह साइंस जो है ये सिर्फ हमारे योगी के पास है, और योगी जितने भी हैं ये विजडम उन्होंने ही पास किया है एक दूसरे को और अपने शिष्यों को, और ये ओपनली अवेलेबल नहीं है। और ये बुक इसीलिए रामचक्र जी ने लिखा था ताकि वेस्टर्न जो ऑडियंस है वो जान सके कि योगा सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, उससे बढ़कर है। तो चलिए जानते हैं कुछ चीजें, किसने ये किताब लिखी, कब लिखी और क्यों लिखी। ये बुक जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि स्वामी रामचक्र ने 1903 में लिखी, एंड दिस वाज पब्लिश्ड बाय योगी पब्लिकेशन सोसाइटी। और मेन आइडिया was to bring to light the mysteries associated with yogis and the science of breath, that is yoga. Here the focus was not Indians, but it was written with a view to impart the hidden knowledge to the western side. मतलब ये बुक वेस्टर्न जो है फॉरेनर्स है, वेस्टर्न ऑडियंस है, उनके लिए यह बुक लिखी गई थी। और आप सोचिए, सेंचुरीज ओल्ड विजडम उनसे शेयर किया गया था, तो हम इंडियंस इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करें ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बीता है। हमें भी ये साइंस जाननी चाहिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो एक शब्द में अगर कहा जाए, इट वॉज ईस्ट पोरिंग द नॉलेज टू द वेस्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी प्यारी सी इस कंट्री इंडिया के बारे में। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन अट्रैक्शन to foreign travelers, and they came here to explore many things, and whenever they saw yogis they got confused by their attire as well as by the philosophies they had. जितने भी आते थे यहाँ पर्यटक, वो उनको देख के कंफ्यूज हो जाते थे, उनकी आइडियोलॉजीज सुन के और उनके गेटअप को देख के। और जब भी कोई फॉरेन ट्रैवलर यहाँ आया, उन्होंने हमेशा स्ट्रेंजली लुकिंग अपीयरेंस को देखा, और उन्होंने देखा एक अजीब सा हेयर स्टाइल, डिफरेंट क्लोथिंग इन सैफरन, और उन्होंने हमेशा एक मिस्ट्री सा फील किया कि ये जितने भी योगी हैं वो रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं, उनका अटायर अलग सा है, उन्होंने कमंडल ली हुई है। और जितने भी एंशियंट सिटी है, स्पेशली वो सिटीज जहाँ पे माइथोलॉजिकल कनेक्शन है, जैसे कि बनारस हो गया, चार धाम हो गए, और बहुत सारी जो इंडियन सिटीज है, साउथ में भी काफी सिटीज है, वहां पे भी आपको ऐसे योगीज दिख जाएंगे। तो हमेशा उनके अंदर ये जिज्ञासा रही कि ऐसे ये जो दिखने वाले योगी हैं वो क्या है और क्या आइडियोलॉजीज कैरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो क्या थॉट रखते थे। जब भी उन्होंने देखा ऐसे योगी को, उन्होंने हमेशा फील किया कि ये बहुत इग्नोरेंट दिख रहे हैं, इग्नोरेंट हिंदू हैं, फैनेटिकल हैं, और ये एक फिक्स पोस्चर में बैठते हैं और उसी पोस्चर में उनके फ्रीज हो जाता है, ऑक्सीफाइड हो जाती है, वही उनका पोस्चर बन जाता है। कोई खड़ा है तो 12 साल से खड़े हैं और तपस्या कर रहे हैं, और ये पावर उनके पास कैसे आ रही है? कई लोग हवा में अपने हाथ को उठाकर खड़े हैं और उनके फिंगर नेल्स इतने बड़े हो गए हैं, उन्होंने जटा बना ली है। तो ये सब चीजें जो है फॉरेनर्स के अंदर जिज्ञासा पैदा कर रही थी, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था, दो ये स्ट्रीट पे हैं बट इनकी फिटनेस और इनकी लॉन्जिविटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते हैं। आप भी गौर करिएगा, क्या कभी आपने किसी संत साधु योगी को किसी डॉक्टर के पास देखा है क्यू में बैठे हुए कि मुझे इलाज करना है? तो आप इस पे गौर करिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विजडम अटैच्ड है जो कि शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं, गेटिंग इन्फ्लुएंस टू द वेस्टर्न कल्चर। तो मेरा इस सेशन को लेने का बस ये मुद्दा है
ये एपिसोड बनाने का बस ये मुद्दा है कि हम इस साइंस को जाने, और जो यूथ इतना इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न से, प्लीज अपने रूट्स में लौटें और योगा और योगिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर एम्फसाइज करें और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आगे रखते हैं इस सफर को और जानते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अब जानते हैं विजडम ऑफ योगीज क्या थी। द विजडम ऑफ योगीज जो थी वो ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल नहीं थी पब्लिक में कि किसी को भी ये ज्ञान मिल गया कि योगी जो है वो क्या करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं जो शायद उनकी लॉन्जेविटी, उनका ज्ञान इतना बड़ा है। तो व्हाट काइंड ऑफ विजडम दे वर हैविंग वाज नॉट फ्रीली एंड रेडिली अवेलेबल टू द पब्लिक। ये एक बहुत बड़ी चीज है। सिंस एजेस इंडिया ही नहीं और भी जितने भी ओरिएंटल कंट्रीज हैं उन्होंने ये नॉलेज और विजडम जाना और पता किया। और ये जो है जब ये रिसर्च हुई तो पता चला कि ये एक योगी से दूसरे योगी को, या जो बोलते हैं गुरु चेला प्रथा, उसके द्वारा ये सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज पास ऑन हुई और रेडली ये अवेलेबल नहीं थी पब्लिक में कि हाँ कोई भी इसे आराम से जानता है। बट ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाई गई और बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इस चीज के बारे में जानते हैं और इस विजडम को कैरी कर रहे हैं। और अभी सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का यही एक अभी इनिशिएटिव है कि इस चीज को वापस से पुनः स्थापित किया जाए और इंडिया को वापस से सोने की चिड़िया बनाई जाए। तो मुझे आप सबका सहयोग चाहिए होगा। इससे सीखिए, ज्ञान लीजिए और अपने लाइफ में उतारिए। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे योगी का मतलब क्या है। ये योगी शब्द जो है, ये शब्द कहाँ से आया। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब युग है और इसका मीनिंग जो है वो है ज्वाइन करना, मतलब कि जोड़ना। अगर हम सिमिलर सोर्स को देखें, इफ यू लुक एट द सिमिलर सोर्स, देन इट्स फ्रॉम अ वर्ड दैट इज योग, जो कि एक सिमिलर मीनिंग है। तो योग सेम सोर्स से वर्ड आता है जो कि इंग्लिश फ्रेज है और हिंदी में युग है जिसका मतलब ज्वाइन करना है। और नटशेल में कहा जाए तो योगी का मतलब जो है वो है गेटिंग इनटू द हार्नेस, और अगर इंग्लिश फ्रेज में बोला जाए तो योकिंग अप। तो योगीज ने इस विजडम को डाला गेटिंग इनटू हार्नेस। आपको पता है हार्नेस क्यों यूज करते हैं? जनरली जिनके पास पेट्स होंगे, स्पेशली डॉग्स, वो उनको हार्नेस डालते हैं ताकि उनको कंट्रोल किया जाए। सिमिलरली योगी गेट्स हार्नेस so that he can control his mind and body by will, and this can be done only through yoga। तो है ना ये एक बल्ब ऑन मोमेंट कि ये जो हम अपनी बॉडी के ऊपर एक हार्नेस डालते हैं कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम अपने बॉडी और माइंड के कंट्रोल से खुद अपने आप को और बेटर फंक्शन के लिए करने के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो इसलिए ये किया गया और योगी ने बताया कि ये सिर्फ योगा के माध्यम से किया जा सकता है। इट कैन बी डन ओनली थ्रू द एड ऑफ योगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योगा। योगा हैज डिफरेंट ब्रांचेस। इसके बहुत ही सारी योगा की ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। हठ योगा है, सिद्धि योगा है, तरह तरह के इसमें ब्रांचेस हैं और भी बहुत सारे जिनका शायद मैं अभी हाँ नाम नहीं ले रही हूँ। उस तरह के योगा प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि कैसे कंट्रोल करते हैं हम अपने बॉडी को। जनरली उसमें इसी पे एम्फेसिस है कि आप अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इट टीचेस हाउ टू अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल विजडम। दिस बुक टचेस मेनी एस्पेक्ट्स, मेजर एस्पेक्ट ऑफ योगा एट मेनी पॉइंट्स। इसलिए ये बुक बहुत स्पेशल है, काफी पुरानी बुक है और ये बुक लाइट डालती है उन सब चीजों पे, प्रकाशित करती है उन सब चीजों की कि कैसे हम अपने फिजिकल एक्शन को चेंज करके अपने एक साइकिक साइड को इग्नाइट करते हैं। और ऐसा प्रयत्न करते करते निरंतरता से जब हम ऐसा प्रयत्न करते हैं तो विथ प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस, वी end up entering into a field of spiritual development. As we all know, we all are spiritual beings having a human experience. ये कहा जाता है कि हम सब आत्मा हैं बट हम एक ह्यूमन फॉर्म में हैं। ऐसा कि पतंजलि योग शास्त्र
में बताया गया है कि हम सब जो हैं स्पिरिचुअल बीइंग हैं और हम यहाँ ह्यूमन एक्सपीरियंस में रहने के लिए आए हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं अपना, तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो बेसिक नेचर है वो स्पिरिचुअल है और स्पिरिट हमारे थ्रू एक्ट करती है, तो डेफिनेटली हम बेहतर काम करते हैं और इसीलिए योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं ये कहाँ पे सिखाई जाती है। बहुत सारी योगा स्कूल हैं यहाँ पे इंडिया में, जो कि बहुत से लर्नेड टीचर्स हैं जो कि योगा का प्रशिक्षण देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे करना है। बट क्या आपको पता है वो सिर्फ ऊपरी ज्ञान बताते हैं? कुछ हैं जो डीपली भी जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो विजडम पास ऑन किया गया है उस टाइप का एक योगिक विजडम एक लेमैन को, एक जनरल इंसान को प्रैक्टिस में डाला जाता है। ऐसा नहीं हो रहा है योगा स्कूल द्वारा। यह कहा जाए कि जितने भी लर्नेड टीचर्स हैं उन्होंने ये एक फिलोसॉफी बना दी कि योगा जो है वो वे ऑफ लाइफ है और हमें अगर अच्छे से जीना है तो हमें ये प्रैक्टिस करना है ताकि हम अपने जीवन को एनहांस करें। बट सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये एक तरह से बोला जाए तो ये केवल थोड़ा सा छलका हुआ ज्ञान है जो उन्होंने ऊपरी ऊपरी तरह से अर्जित किया है और बाकी पब्लिक में बांट रहे हैं। जैसा बोलते हैं ना कि इट्स लाइक आप एक टेबल पे अगर डिनर कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो गिर जाती हैं बिट्स एंड पीसेस में, तो नीचे जो भी है उसको वो प्राप्त होती है। तो एक तरह से इट्स जस्ट लाइक अ क्रम्स दैट फॉल्स ऑफ फ्रॉम पीपल हु आर इनटू द लर्नेड क्लासेस। तो ये बस क्रम्स की तरह है, मतलब ये छुटपुट बिट्स एंड पीसेस है जो हमें अभी अवेलेबल हो रही है इन लर्नेड टीचर्स के थ्रू। बट योगिक साइंस जो है ऑफ योगा एंड ब्रीदिंग वो विजडम काफी डीप है और उसे जानने के लिए हर किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हिंदू योगीज के बारे में। जो हिंदू योगीज है ना, वो योगा तो करते थे, बट आप ये जान के स्टन रह जाओगे, बिल्कुल आश्चर्य रह जाओगे कि उन्होंने इस चीज पे बहुत फोकस किया है कि हम साइंस ऑफ ब्रेथ को समझें, और वो उन्होंने हमेशा साइंस ऑफ ब्रेथ पे ही फोकस करके योगा को प्रैक्टिस किया है, जो कि बाकी वेस्टर्न जितने भी ऑथर्स हैं या जितने भी लोग हैं उनको शायद ये विजडम पता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही जाना कि साइंस ऑफ ब्रेथ जो है वो सिर्फ एक सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। बट जो हिंदू योगी हैं उन्होंने इसको इससे आगे बढ़कर सोचा, समझा और प्रैक्टिस किया, और उन्होंने जाना कि ये जस्ट साइंस ऑफ ब्रीदिंग के बियॉन्ड है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, मैं जैसे कि मैंने पहले बोला है कि उन्होंने ये किताब पूरा दिमाग में वेस्टर्न ऑडियंस को रख के लिखा था, और इसीलिए इस किताब में आप देखोगे संस्कृत के वर्ड्स जो हैं वो काफी कम होंगे और उन्होंने सिंप्लीफाइड इंग्लिश यूज की है ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। पर हमें तो संस्कृत आती है। हम ये बुक पढ़ने के बाद जब ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो शायद हम वापस अपने वेदों, अपने पुराणों में खंगालने जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग का विजडम क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि ये बुक जो है कैसी है। जनरली जो ऑथर है उन्होंने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल फेज जिसमें साइंस ऑफ ब्रेथ बताई गई है। दूसरा है साइकिक फेज जिसमें मेंटल साइड पे एम्फेसिस है। और थर्ड है स्पिरिचुअल साइड, जो कि जैसे मैंने पहले बोला कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये 3 फेज है जिसमें ये बुक डिवाइडेड है, और इसको जानने के लिए आज इस सेशन में सिर्फ एम्फेसिस जो है वो साइंस ऑफ ब्रेथ के ऊपर है, ब्रीदिंग के ऊपर है। मैं सिर्फ ये समझाऊंगी कि सिर्फ सांस लेने से कैसे हमारे योगीज ने हमेशा अपनी लॉन्जिविटी को मेंटेन किया, डिजीज फ्री रहे, और उसके पीछे क्या ज्ञान छिपा था। ब्रेथ, चलिए सांस के बारे में बात करते हैं। सांस तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना शायद हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस में ही ना हो, चाहे वो मच्छर हो, चींटी हो, कॉकरोच हो, कोई भी हो, एनी लिविंग क्रीचर, एनीथिंग स्मॉल और बिग, उसकी लाइफ एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब वो सांस लेना शुरू करता है। पर आपको पता है यहाँ पे एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है छोटा सा, या कोई लोअर फेज का ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तो
वो हमेशा अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सही रखता है, और ये ओवर द टाइम जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम ये ब्रीदिंग पैटर्न खराब करते हैं। जब हम जन्मते हैं तो हम सांस लेके जन्मते हैं, जब हम मरते हैं, अगर ओल्डीज की बात करें, जब पूरा जीवन का स्पैन हम लीड करके अपने मरण शैया पे होते हैं, तो भी शायद हम स्विफ्टली सांस नहीं लेते हैं, बट एक गैस्प ऑफ ब्रेथ लेते हैं और उसे रिलीज करते हैं और सदा इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाते हैं। तो सांस से जिंदगी शुरू होती है, सांस से जिंदगी खत्म होती है। तो सांस पे फोकस रखिए और जानिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ है, आपकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सिर्फ सांस है। तो इस चीज के लिए एम्फेसिस डालना बहुत जरूरी है। जब हम छोटे होते हैं तो अच्छे से सांस लेते हैं, बट जनरली जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए, और उसमें हम डिजीजेस को इनवाइट करते हैं। लेकिन अब हम आज इस यहाँ पे जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ क्या है। ब्रेथ जो है वो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है, और अपने जिंदगी के गुड वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस के लिए एक करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और यही चीज यहाँ पे किताब में बताई गई है, उल्लेखित की गई है कि व्हाट इज द साइंस ऑफ ब्रीदिंग बाय योगीज, ताकि आप अपने लाइफ को अच्छा कर पाए। अब चलिए, अगर मैं कहूंगी कि ब्रीदिंग दो टाइप्स की है और इसको हम ब्रॉडली ऐसे दो कैटेगरीज में डाल रहे हैं जिसमें इंटेलिजेंट ब्रीदिंग और अनइंटेलिजेंट ब्रीदिंग है, तो शायद आपको हंसी आ जाए कि सांस लेने की प्रक्रिया भी इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। बट प्लीज हंसिए मत, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, यहाँ पे हंसने की जरूरत नहीं है। सही में सांस लेना काफी इंटेलिजेंट प्रोसेस है, और हम हड़बड़ी में, फास्ट लाइफ में अनइंटेलिजेंट प्रोसेस द्वारा सांस ले रहे हैं, और यही कारण है कि हम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को इनवाइट कर रहे हैं। तो हमें आज से फोकस रखना है कि जो योगिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग है, जो कि फोकस करती है इंटेलिजेंट ब्रीदिंग पे, हम उस पे फोकस करेंगे। तो जानते हैं ब्रॉडली ये दो टर्म क्या है। इंटेलिजेंट ब्रीदिंग, इंटेलिजेंट ब्रीदिंग अगर हम करते हैं तो हमारा स्पैन जो हम यहाँ पे अर्थ पे स्पेंड करने आए हैं, वॉट एवर टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन अर्थ विल इंक्रीज। अगर हम इंटेलिजेंट ब्रीदिंग करते हैं, वी विल हैव इंक्रीज्ड वाइटलिटी and we will develop power of resistance towards diseases, towards mental element, towards any kind of bodily elements. On the other side, if we talk about unintelligent breathing, then it shortens our stay on earth with decreased vitality as well as susceptibility to diseases. मतलब unintelligent breathing करेंगे तो हम शायद यहाँ पे बहुत कम समय स्पेंड कर पाए अर्थ पे, और हमारी पावर कम हो जाए, और हम हमेशा बीमार और अलग अलग तरह की कमजोरियों को अट्रैक्ट करें, और शायद जिस रील के साथ और जिंदा दिली से हमें जिंदगी जीना है वो हम ना जी पाए। क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं है, फ्री फ्रॉम डिजीजेस नहीं है, कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो फिर शायद आप बाकी कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर पाए। तो अब आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूंगी चूज करना है इंटेलिजेंट ब्रीदिंग और अनइंटेलिजेंट ब्रीदिंग, तो आप कौन सा चूज करिएगा। ऑब्वियसली कोई भी इंसान जिसके पास ज्ञान है वो इंटेलिजेंट ब्रीदिंग ही चूज करेगा। अब चलिए जानते हैं कि ये करेक्ट ब्रीदिंग क्या है। करेक्ट ब्रीदिंग जनरली आपको आश्चर्य होगा ये जान के, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, all the lower organism as well as child and infants, they have this correct breathing pattern। तो ये क्या बहुत आपको आश्चर्य करने वाला ये पॉइंट नहीं लग रहा है कि एक छोटा जीवाणु और एक छोटा सा बच्चा जो इन्फेंट है, बच्चा है, वो एक करेक्ट ब्रीदिंग के प्रोसेस में है। बट अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये करेक्ट ब्रीदिंग किधर लॉस्ट हो गई। तो मैं कहूंगी, जैसा कि इस किताब में बताया गया है, ओवर द सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हमने प्रगति की, सिविलाइज्ड बने, ये करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग गॉट लॉस्ट। अब बताइए, प्रगति का मतलब क्या है? अपने रूट्स को भूल जाना? बिल्कुल नहीं। प्रगति का मतलब है जो अच्छी चीजें हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना। तो ओवर द टाइम सिविलाइजेशन के कारण हमने ये करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग को लूज कर दिया, इट गॉट लॉस्ट, वी लॉस्ट दिस विजडम। बट
आज मेरा ये इनिशिएटिव यही है कि इस विजडम को हम वापस लाएंगे थ्रू दिस बुक, व्हाट द विजडम शेयर्ड बाय डॉक्टर रामचक्रा, स्वामी रामचक्रा। तो उस चीज को हम करेक्ट करेंगे और यहाँ के यूथ को बताएंगे कि करेक्ट ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, और ये विजडम जो सेंचुरीज ओल्ड है, जो कि आज गुम चुकी है, हम उसे वापस ढूंढेंगे। अब जानेंगे व्हाई इट गॉट लॉस्ट। फर्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल। अगर मैं अब आप सबसे पूछूं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो दिल पे हाथ रख के ये आंसर दीजिएगा कि क्या आपकी लाइफस्टाइल सही है, आपका सोने का, जागने का, खाने का, चूज करने का, कि आप क्या खाना खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो या अच्छा भोजन खा रहे हो। कितने सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बोलेंगे कि उनका लाइफस्टाइल खराब है। डेफिनेटली एक्सेप्ट करिए और इम्प्रूव करिए। तो पहला है इनअप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल। देन थ्रू द गेन ऑफ सिविलाइजेशन द करेक्ट ब्रीदिंग गॉट लॉस्ट। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत हाई प्राइस हमने पे किया और हम सिविलाइज तो बन गए, बट जो रूट है, सांस है, जिसके ऊपर जिंदगी निर्भर है, हमने वही विजडम लूज कर दी। जैसे जैसे हम सिविलाइज बनते गए, वैसे वैसे हमारी ब्रीदिंग छोटी होती गई, हम छोटे छोटे सांस लेते गए, और जो कि डीप होनी चाहिए थी, लंबी सांस होनी चाहिए, बट हमारा जो रिदम हो गया वो शॉर्ट हो गया। और वही कारण है जो कि इनकरेक्ट लाइफस्टाइल को जन्म देता है और हमें डिजीज के विशियस सर्कल में पुट करता है। और सिविलाइज्ड होने के कारण ये जहां विजडम लूज हुआ, हमारा स्पैन तो छोटा हुआ ही, हमारा चेस्ट भी कम कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, हमारे कंधे झुक गए और हमें सारी बीमारियों ने जकड़ लिया। खुद भी अभी बैठ के गौर करिए 2 मिनट, आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है, क्या आपके कंधे स्ट्रेट हैं? जब आप सांस लेते हैं तो क्या आपकी छाती पूरी फूलती है? ये सब चेक पॉइंट्स हैं, तो इसको चेक करिए और आज से ये करेक्शन करके अपनी लाइफ को धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करिए। बट चलिए, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि अभी जब से हमने इस चीज को एक्सप्लोर किया है कि सांस लेना भी एक साइंस है, बहुत सारी एमिनेंट ऑथोरिटीज हैं जो कि ये ट्राई कर रही हैं और उन्होंने ये पहल किया है कि अब ये विजडम जो है आगे बढ़ेगी फ्रॉम करेक्ट ब्रीदर्स, एंड दे आर गोइंग टू रीजेनरेट अ रेस ऑफ करेक्ट ब्रीदर्स। कहने का मतलब जिनके पास ये विजडम ऑलरेडी है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अब वो करेक्ट ब्रीदर्स की एक बटालियन तैयार करेंगे जो कि फर्दर लोगों को ट्रेन करेंगे कि करेक्ट ब्रीदिंग करनी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट अटैच्ड हैं। क्या क्या है? जनरली जो भी बेनिफिट है ना, उसको लोगों ने बहुत कम महत्व दिया है। करेक्ट ब्रीदिंग हैज कनेक्शन विथ हेल्थ, और ये बिल्कुल प्रूव किया गया है और ये डॉक्यूमेंट भी की गई है कि अगर हम करेक्ट ब्रीथ करेंगे तो हमें हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ी हुई मिलेगी, मेंटल पावर बढ़ा हुआ मिलेगा, हमारा हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ेगा, हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, क्लियर साइटेडनेस बढ़ेगी, मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। So what is the good news? Good news is this, that this can be improved, and we have got a generation of correct breathers who are going to regenerate this race of correct breathers, and we are going to have lesser diseases. We are going to be healthy because of correct breathing. We are going to enhance our mental power. We are going to have happiness in our life, self-control, clear head, clear sightedness, गुड मॉरल्स, एंड अबव ऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार मैं ये यहाँ पे बोल रही हूँ, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होना मस्ट है। अब बात करते हैं कि वेस्ट में क्या क्या फाइंडिंग की गई। वेस्ट में जब इस किताब को छापा गया तो वहां पे क्या क्या फाइंडिंग की गई। When the science of breath was used by the people in the West, they practically gave it wonders. It is believed that the theory of East, when wedded with the theory of West, and they gave the good worthy offspring. इसको मैं हिंदी में समझाना चाहूंगी। जितने भी फॉरेनर्स हैं वो बिल्कुल भौचक्के रह गए ये विजडम जान के कि अरे ये तो सांस लेना जैसा कुछ है नहीं,
बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मल सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, इससे और बियॉन्ड है। और उन्होंने पाया कि जब ईस्ट की नॉलेज पूरब और पश्चिम मिलते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है, तो जो बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे बच्चे होंगे। तो यही है ज्ञान ईस्ट का, एंड इट वेंट टू वेस्ट and they started practicing and they got the result. It was understood that the science of deep breathing was not only a way of good health, but also it was way beyond this. And that is how a Hindu yogi controls his body, increases his mental capacity, and develops the spiritual side of his nature by the science of breath. तो फॉरेनर्स ने ये फाइंडिंग निकाली कि ये कुछ सांस लेने से बढ़कर है, और ये हमारे इंक्रीज्ड वाइटलिटी, गुड पावर, गुड ग्रोथ, गुड सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड है। तो क्या ये विजडम वापस से हम इंडियंस को यूज नहीं करना चाहिए? एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो विजडम यहाँ पे है हम सोचते हैं कि शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब जागने का टाइम आ गया है, और जागिए और इस विजडम को अपने जीवन में उतारिए। तो चलिए जानते हैं साइंस ऑफ ब्रेथ। दिस साइंस ऑफ ब्रेथ गोज बियॉन्ड ब्रीदिंग, विच इज कंसिडर्ड मेयर इनहेलेशन ऑफ एयर और ऑक्सीजनेशन। कहने का मतलब, सांस लेने का मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर भरते हैं, और ये जो है ये सिर्फ एक इनहेलेशन या ऑक्सीजनेशन प्रोसेस नहीं है, ये उससे कई गुना बढ़कर है। ये साइंस जो है वो एम्फसाइज करती है कि ये उससे काफी बढ़कर है, जो कि एक वाइटल फोर्स देती है बॉडी को, जो कि कंट्रोल करती है चीजों को। और ये जो हमारे अंदर कंट्रोल आता है, ये सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो एक वाइटल फोर्स है जो हमारी बॉडी को ड्राइव कर रही है, और इसी को नाम दिया गया प्राणा, द प्राणा। और यही है जो हमारे पूरे सिस्टम, पूरे ऑर्गन और पूरे बॉडी को शक्तिशाली बनाती है। When this science was known, it was emphasized that it goes beyond oxygenation, and this process provides aid and flow of force, which is considered as a vital force that controls the body as well as organs and mind. And this very force was referred to as prana. And prana was something that strengthens and invigorates all the organs of the body. तो ये विजडम वहां के लोगों को पता चला कि साइंस ऑफ ब्रेथ ये है। डिफरेंस ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। चलिए हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट क्या था। द वेस्टर्न पीपल ऑलवेज हैड दिस कंसेप्ट कि ये सिर्फ जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो मेयर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है और कुछ नहीं है, और ये एक डीप ब्रीदिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। इट्स जस्ट डीप ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीजनेशन, ये दो वर्ड्स थे, डीप ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजनेशन। बट ईस्टर्न पीपल, मीन्स मोस्टली इंडियन योगीज, had this understanding that this penetrates deep and calls this as a vital force driving our life, that is prana. उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ ऊपरी तरह से सांस लेना हुआ, दैट्स इट, या डीप ब्रीदिंग करनी हुई। बट हमारे यहाँ के योगीज ने कहा नहीं, ये अपने अंदर प्राण तत्व को डालना हुआ ड्राइविंग फोर्स है। और वेस्टर्न लोग जो हैं वो काफी इग्नोरेंट थे कि क्या है ये साइंस ऑफ ब्रीदिंग, बट योगीज जो थे, जो ईस्टर्न लोग थे, उन्होंने इग्नोर नहीं किया और ये पीढ़ी दर ये विजडम पास ऑन की। ईस्ट की फिलोसॉफी क्या थी? व्हाट वाज ईस्ट फिलोसॉफी? Yogi knows this great principle of energy and were fully informed that how to act upon the body to reap its benefit. They carried this wisdom of rhythmic breathing and how to use it to bring oneself into a harmonious vibration with nature and aid in the unfoldment of latent powers. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो ईस्ट की फिलोसॉफी थी, उन्होंने कहा कि हम ब्रीदिंग नहीं, ये विजडम ऑफ रिदमिक ब्रीदिंग जो है उसको हम यूज करके हार्मोनियस वाइब्रेशन में जा सकते हैं, एंड थ्रू द एड ऑफ नेचर
हम इसको अपने लेटेंट पावर्स को इग्नाइट करने में यूज कर सकते हैं। तो ये लेटेंट पावर क्या है? लेटेंट पावर हमारी हायर फैकल्टीज है, जैसे कि परसेप्शन, विल, इंट्यूशन एटसेट्रा। और ये योगी जो हैं, इनको पता था कि ये कंट्रोल्ड और रिदमिक ब्रीदिंग के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, दे कैन गेट रिड फ्रॉम वरी, फियर एंड लेसर इमोशंस। मतलब लोअर वाइब्रेशन वाली जितनी भी चीजें हैं, ये करेक्ट ब्रीदिंग प्रोसेस से ओवर की जा सकती है। तो जितने भी लोअर वाइब्रेशन वाली चीजें हैं, सैडनेस, लेसर लोअर वाइब्रेशन, सैडनेस, फियर, वरी, एंजाइटी, सारा कुछ करेक्ट किया जा सकता है करेक्ट ब्रीदिंग एज वेल एज रिदमिक ब्रीदिंग के थ्रू। तो ये ईस्ट की फिलोसॉफी थी। पर वेस्ट के लोग क्या सोचते थे? वेस्ट के लोग तो बस यही सोचते थे कि सांस लेना है और छोड़ना है, उससे ज्यादा नहीं। अब हम डीप चलते हैं और जानते हैं ब्रीदिंग थ्योरीज के बारे में। अब ब्रीदिंग थ्योरीज क्या थी? ब्रीदिंग थ्योरीज थी कि दो थ्योरीज यहाँ पे काम आती है, एक्सोटेरिक थ्योरी एंड एसोट्रिक थ्योरी। एसोट्रिक थ्योरी जो है वो इंटरनल थ्योरी को बोला गया है, और एक्सोट्रिक थ्योरी जो है वो एक्सटर्नल थ्योरी को बोला गया है। तो किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ब्रीदिंग के भी दो पहलू हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो है वो एक्सोट्रिक है, और इंटरनल जो है वो एसोट्रिक है। तो चलिए समझते हैं इन दोनों शब्दों को। एक्सोट्रिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे चेस्ट एक्सपैंड करता है, उसका साइज इंक्रीज करता है, लंग्स भी फूल जाते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये ऊपरी जो उनका स्ट्रक्चर हुआ, कोई जो ऑर्गन्स है उसके बारे में, जो बाहर से फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं, वो था एक्सोट्रिक थ्योरी की। एक्सपेंशन हो रही है, लंग्स में हवा भर रही है, वो फूल रहा है, छाती भी चौड़ी हो रही है, ये एक्सोट्रिक थ्योरी थी। वहीं दूसरी तरफ एसोट्रिक थ्योरी जो थी, उसमें डीपली एक्सप्लेन किया गया कि हाउ द एयर एंटर्स द नेजल पैसेज, नासिका द्वारा कैसे एयर एंटर कर रही है लंग्स में, और ये कैसे सिर्फ ऑक्सीजनेशन नहीं, ये फोकस कर रहा था प्राणा के ऊपर। हाउ द प्राणा इज इनहेल्ड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एयर एंड इट पेनिट्रेट्स डीप वेयर द एयर कांट रीच, and oxygen no doubt is the vital force for every animal, same as CO2 in plants, but prana plays a very important role in manifestation of life aside from psychological और physiological functions। तो यहाँ पे एसोट्रिक थ्योरी में इस पे एम्फोसिस था कि हम प्राणा इनहेल कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे हैं, और जो प्राणा है वही हमारे वाइटल फोर्स को ड्राइव करती है, पूरे बॉडी को, माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थी एसोट्रिक थ्योरी, जो कि एम्फोसाइज करती थी प्राणा फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग पे, नॉट ओनली टेकिंग इन एयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डीप, थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। व्हेन द एयर इज इनहेल्ड, वी इनहेल चार्ज पार्टिकल विथ प्राणा, वी आर एक्सट्रैक्टिंग दिस प्राणा freely available unknowingly, which is abundantly available in the atmosphere. The atmospheric air, when fresh, has freely charged prana in it। कहने का मतलब, जब हम नेचर में, आप सुबह जब उठ के जाते हो सैर करने, आप नोटिस करना सुबह सुबह जो अनपोल्यूटेड एयर होता है, आपको वो इनहेल करके एक अलग शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश एयर है। उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम डीप इनहेलेशन करते हैं तो हम प्राणा को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम नेचर, और वो नेचर में अनपोल्यूटेड जब होता है तो चार्ज पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, और वही चार्ज पार्टिकल हमारे अंदर जाते हैं और हम इनहेल करते हैं, एंड इट एक्ट्स एज अ प्राणा। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ब्रीदिंग। इन ऑर्डिनरी ब्रीदिंग we absorb and extract the normal amount of prana। नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो हम छोटे अमाउंट का, नॉर्मल अमाउंट का प्राणा इनहेल करते हैं। जब हमारी सांस लेने की जो लेंथ है, प्रक्रिया है, वो छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, बट हम जो एब्जॉर्प्शन होती है प्राणा की, वो काफी कम करते हैं ऑर्डिनरी ब्रीदिंग में। चेस्ट का एक्सपेंशन भी हमारा लिमिटेड होता है,
हमारा पोस्चर भी ठीक नहीं होता है। जनरली आप नोटिस करोगे हमारे कंधे झुके रहेंगे, इट विल बी लाइक ग्रुपिंग शोल्डर्स एंड हंच्ड बैक, या तो हमारा कुबड़ निकला होगा, कंधे झुके होंगे, ये होगा। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीदिंग के लिए। कंट्रोल ब्रीदिंग में क्या होगा? कंट्रोल ब्रीदिंग में क्या एनेबल की जाएगी? कंट्रोल ब्रीदिंग विल एनेबल अस टू extract the greatest supply of prana which is absorbed and then stored in brain and the nerve centers can use whenever necessary. Yes, this prana is stored away just as we store electricity in the battery. मैं इसको यहां समझाना चाहूंगी। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग प्लस करेक्ट ब्रीदिंग में क्या होगा? We will extract great supply of prana within us and it will be stored in brain and nerve center and it can be used whenever necessary. कहने का मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक बैटरी में स्टोर करते हैं वैसे ही हम प्राणा को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरेज जो है वो हमारा ब्रेन है। तो चलिए जानते हैं ये योगिक विजडम क्या है। The yogis know certain ways of breathing and they can use it to control the use of stored prana. The use of this prana, they can draw it upon their will whenever required. It enables the strong body and enhances vitality. It also gives brain the increased energy and thus the latent faculties and psychic powers are attained. On mastery of this science of storing prana, consciously or unconsciously, one often radiates strength, vitality, and it can be felt who comes in contact of such yogis or person. तो अब योगिक विजडम के बारे में बताते हैं। द whenever yogis perform this correct way of doing yoga, control breathing, तो उन्होंने ऐसे करेक्ट ब्रीदिंग से अपने अंदर प्राणा स्टोर किया और उनके अंदर ये ताकत आ गई कि इस प्राणा को हम कैसे स्टोर करेंगे और जब भी हमें मतलब जरूरी होगा हम इसको यूज कर पाएंगे, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा और हमें और पुख्ता बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा और वाइटलिटी ऐड करेगा। ब्रेन को ये और इंक्रीज एनर्जी भी देने लगा और जितने हमारी फैकल्टीज हैं उसको इग्नाइट की। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जब ये योगिक विजडम इंसान को आ जाती है कि कैसे प्राणा को यूज करना है, स्टोर करना है, चैनलाइज करना है, और जब ऐसे व्यक्ति पब्लिक में बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आके एक अलग रोशनी जैसी चमकती हुई चीज या एक अलग शक्ति का आभास होता है। तो ये पावर है योगिक विजडम का, और यही कारण है जब हम किसी योगी या किसी सिद्ध पुरुष या महापुरुष के कांटेक्ट में आते हैं तो आप देखेंगे हमें भी उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है, और ये अटेन होता है क्योंकि उनको कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से अपने एनर्जीज को चैनलाइज करके, अपने प्राणा को चैनलाइज करके, अपने विल को कंट्रोल करके बॉडी में एग्जीक्यूट करने की शक्ति मिल जाती है। तो ये है योगिक विजडम ऑफ ब्रीदिंग। अब बल्ब-ऑन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जब भी आप ऐसे लोग के पास जाते हैं जहां आप ऐसा पावर फील करते हैं कि उनके अंदर से कुछ रेडिएट हो रही है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग अपने स्ट्रेंथ और वाइटलिटी से दूसरे के हेल्थ और वाइटलिटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव द मैग्नेटिक पावर ऑफ हीलिंग बिकॉज दे हैव दैट कंट्रोल ओवर प्राणा which they use as the storage in brain, and through nerve cell they can execute that power to make themselves disease free। और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी बीमार नहीं होते और उनके ऐसे लोगों को ऐसे पावर्स मिलते हैं जिससे वो दूसरों को भी हील कर पाते हैं। इसीलिए कितने सारे बाबा साधु महात्मा के अंदर ये पावर है कि कोई भी रोगी उनके पास जाता है और वो कहते हैं बच्चा कल्याण हो, स्वस्थ हो जाओ, तो उनके पावर और उनके वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी के कारण मैग्नेटिक हीलिंग वो कर पाते हैं। तो है ना ये बल्ब-ऑन फैक्ट। तो चलिए
वेस्ट वर्सेस ईस्ट के बारे में जानते हैं। वेस्ट जो है वो अनअवेयर था ये चार्ज पावर्स के बारे में, उनको पता ही नहीं थी कि एयर में कुछ चार्ज पावर है। और इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। जब उन्होंने सुना तो दे एक्सपेरिमेंटेड इट एंड दे फेल्ड टू आइडेंटिफाई प्राणा इन एयर एज नो केमिकल चेंज वाज ट्रेस्ड और नोटिस्ड एंड दिस फैक्ट वाज डिनाइड। तो वेस्ट वाले लोगों ने इसको नेगेट कर दिया कि कोई प्राणिक फोर्स नहीं है एयर के अंदर, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही विजडम कैरी किया कि ये मेयर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है जिससे ब्लड के द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा ऑक्सीजन पहुंचता है, दैट्स इट। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में मतलब इंडिया में इंडियन योगीज ने हमेशा इस विजडम को रखा और बिलीव किया कि ये सिर्फ सर्कुलेशन नहीं है, ये प्राणा जो है when appropriated by the nervous system and is used on will, it works in providing vitality, strength, power to various organ and body parts। तो ये वेस्ट और ईस्ट का डिफरेंस है। उन्होंने शोध किया, उसमें भी वो फेल हो गए, उनको पता नहीं चला, उन्होंने नेगेट कर दिया कि कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। बट क्या प्राणा को कोई केमिकल चेंज द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है? नहीं। पर वेस्ट में ये चीज नोटिस की गई कि कोई भी रोगी होता था तो उसको जब नेचर में भेजा जाता था, शुद्ध वातावरण में भेजा जाता था, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसा था कि लोगों की हीलिंग फास्ट होती थी। तो बस ये चीज उनको अट्रैक्ट करती थी, जो कि प्रूव करती थी। पर एक्सपेरिमेंटेशन और बाकी रिसर्च में ये बात को नेगेट कर दिया गया। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा के बारे में, जो कि है व्हाई वी नीड कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। अभी जब स्टार्टिंग से अगर हम सेशन को देखें तो हम जानेंगे इंटेलिजेंट ब्रीदिंग के बारे में बात हुई, अनइंटेलिजेंट ब्रीदिंग के बारे में बात हुई, नॉर्मल ब्रीदिंग, ऑर्डिनरी ब्रीदिंग के बारे में बात हुई। और अब हम एम्फोसाइज करेंगे कि क्या नीड है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग की। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इसलिए रिक्वायर्ड है, एवरी थॉट, एक्ट, एफर्ट, इल will, every emotion of muscles uses prana that we call the nerve force. Why we need controlled breathing? Every thought, act, effort of will, every motion of muscle uses prana and that we call as a nerve force. In today's world, more oxygenation won't work. The supply of prana is used up in the above mentioned act, which is taken up by the nervous system and is exhausted upon thinking, upon performing other acts, and it needs continuous replenishment. ये बहुत बड़ा बल्ब ऑन मोमेंट है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग क्यों चाहिए? हम जितनी बार हम सोचते हैं, जितनी बार हम एफर्ट ऑफ विल को यूज करते हैं, जितनी बार हम मोशन कर रहे हैं, एक एक मसल यूज हो रहा है, हर चीज में प्राणा यूज हो रहा है जो कि नर्व फोर्स है। और केवल ऑक्सीजनेशन इसको फुलफिल नहीं कर सकती है, हर चीज जो है वो प्राणा द्वारा गवर्न होती है। इसलिए सप्लाई ऑफ प्राणा बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपको पता है, सिर्फ अगर हम लेते रहेंगे तो एक टाइम के बाद चीजें एग्जॉस्ट हो जाती है। सिमिलर इज विथ प्राणा। अगर हम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो हमारा प्राणा स्टोर्ड है हमारे ब्रेन में और नर्व सेल्स में, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और यही कारण है, upon exhaustion of all those things, we fall ill, we have lifestyle diseases, and we fall in the vicious circle of not enjoying good health, longevity and vitality. इसलिए कंट्रोल्ड ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। जब हम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने प्राणा को रिप्लेनिश करते हैं। और ये हमेशा कहाँ कहाँ यूज होती है? हमारे थिंकिंग के ऊपर, हमारे ओवर थिंकिंग के ऊपर, हमारे एंजाइटी के ऊपर, हमारे वरी करने की आदत के ऊपर। तो इसलिए कंट्रोल्ड ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज का जो ये सेशन है वो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। जस्ट टू कंक्लूड, आई थिंक आज का सेशन जो है उसने आपको बहुत सारे बल्ब ऑन मोमेंट्स दिए होंगे। इस सेशन को एक बार और सुनिए, समझिए और जानिए कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग
क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें ऑर्डिनरी ब्रीदिंग छोड़कर कंट्रोल्ड एंड रिदमिक ब्रीदिंग करनी होगी। और बस यही एक चीज करने से हम वापस से अपने अंदर के प्राणा को रिप्लेनिश कर सकते हैं, जो कि हमारे इस फास्ट लाइफ में बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो आई थिंक आई हैव ब्रॉट द विजडम ऑफ दिस ग्रेट बुक द योगिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग बाय स्वामी रामाचक्रा। और आपको बहुत आनंद आया होगा इस सेशन में यह जान के कि सांस लेना भी एक साइंस है और प्राइमरी साइंस है, और इसको सीखना समझना जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इस चीज को समझिएगा, जानिएगा। ये बुक आप डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये अमेजोन पे अवेलेबल है और भी काफी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। जिस पे आप पढ़ना चाहते हैं आप प्लीज पढ़िए और इस विजडम को अपने अंदर वापस से रीइग्नाइट करिए, क्योंकि ये विजडम हमारी भूमि का विजडम है, हमारे इंडिया का विजडम है, द योगिक साइंस ऑफ ब्रीदिंग है, जिससे वेस्टर्न लोग ने भी बहुत सारा लुत्फ उठाया, यूज किया, डिजीजेस क्योर की। और आज वो समय आ गया है जब हम अपने एज ओल्ड विजडम को वापस से खंगालें, अपनी जिंदगी में उतारें और अपने लाइफ को बिल्कुल डिजीज फ्री विथ इंक्रीज्ड वाइटलिटी एंड लॉन्जिविटी अपनी लाइफ को इन फुल सेंस बहुत अच्छे से किंग साइज एंजॉय करें। तो इस बुक को एंजॉय करिए, इसके विजडम को एंजॉय करिए, योगा करते रहिए, कंट्रोल ब्रीदिंग करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी इन माय नेक्स्ट सेशन with a very good topic, with a very good book. Till then, bye bye and take care, and I'll see you in my next. Thank you.